जय हिंद दोस्तों, आज हम भूगोल की दूसरी बुक शुरू करने जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम बोर्ड की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम एग्जाम आ रहे हैं नजदीक हमारे, तो एग्जाम्स के लिए हमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट सेकंड बुक का आपका वो टॉपिक है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ेंगे हम 2011 के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भारत के संदर्भ में दे रखे हैं, जिसमें देखो भारत में जो जनगणना है ये प्रति 10 वर्ष के बाद में होती है। भारत में जो जनगणना है ये प्रति 10 वर्ष के बाद में भारत में जनगणना होती है। पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी के अंदर, जिस समय हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई थी। और अगर संपूर्ण जनगणना की बात करें हम, भारत की जो संपूर्ण जनगणना है लॉर्ड रिपन के समय वो हुई थी 1881 ईस्वी के अंदर। तो बोर्ड में अगर प्रश्न आए कि भारत की संपूर्ण जनगणना जब हुई, तो भारत की संपूर्ण जनगणना हुई थी 1871 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में प्रति 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है, लेकिन 2021 में होनी थी, हुई नहीं कोविड की वजह से। 2011 में जो जनगणना हुई वो भारत की 15वीं जनगणना थी। वो भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी जो 2011 में हुई। हम इस पाठ के अंदर 2011 के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, 2011 में भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। और सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें हम, तो भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो यूपी में निवास करती है। और सबसे कम की बात करें हम, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम में जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो बोर्ड की दृष्टि से अगर प्रश्न आए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम। आगे है भारत का जनघनत्व। अगर औसत भारत के जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 382 लोग हमारे देश में निवास करते हैं। और सर्वाधिक घनत्व की बात करें हम, तो सर्वाधिक घनत्व निवास करता है बिहार के अंदर। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो और न्यूनतम की बात करें हम, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसका घनत्व भी न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है, और वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद से देखें तो दिल्ली का जो घनत्व है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे देश की राजधानी भी है। भारत में सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये दिल्ली का घनत्व है। और सबसे कम घनत्व वाले अगर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो वो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसका घनत्व सबसे कम है। और उसका घनत्व कितना है? 46 व्यक्ति। अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बोर्ड की दृष्टि से हमें याद करना है जन्म घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो जन्म घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या में हम भाग देंगे किसका? कुल क्षेत्रफल का। तो जन्म घनत्व निकालने का फॉर्मूला। और अगला है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या में भाग देना है हमें निवल कृषि क्षेत्र का, यानी ऐसी कितनी भूमि है जहां पर फसल उगाई जाती है या काटी जाती है, वो निवल बोया गया क्षेत्र होता है। तो कुल जनसंख्या में निवल कृषि क्षेत्र का भाग देंगे तब कायिक घनत्व का आंसर आएगा। और अगर कृषि घनत्व हमें निकालना है तो कुल कृषि जनसंख्या, कितनी जनसंख्या हमारे देश में है जो जनसंख्या जो कृषि कार्य करती है, उसमें हम भाग देंगे किसका? निवल कृषि क्षेत्र, यानी कुल ऐसा क्षेत्र जो कृषि जहां पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है वो निवल कृषि क्षेत्र होता है। तो बोर्ड की दृष्टि से आपको ये 3 फॉर्मूले याद
घनत्व निकालने का फॉर्मूला। आगे देखो, अगर हम वार्षिक वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के बीच में जो हमारी 15वीं जनगणना हुई, इसका अगर हम वार्षिक वृद्धि दर देखें कि एक वर्ष में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो वो वृद्धि दर है 1.64%। ये वार्षिक, ध्यान रखना, ये दशक की वृद्धि दर है ना। प्रश्न आए कि भारत की दशक की वृद्धि दर बताइए, 2011 के अनुसार दशक की वृद्धि दर बताइए। तो 2011 के अनुसार दशक की वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। ये दशक की वृद्धि दर है। तो ये तो बात हुई जनसंख्या की। हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से इनको देखना है आपको बोर्ड की दृष्टि से। अगला है भाषाई संगठन। गियर्सन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के अंदर 1903 ईस्वी के आसपास हमारे देश में उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुल 179 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और 544 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। 179 प्रकार की भाषाएं हैं और 544 प्रकार की यहाँ पर क्या है? बोलियां हैं। और अगर भाषा परिवार का वर्गीकरण करें हम, भाषा परिवार का वर्गीकरण अगर हम करें तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 भागों में इनको बांट रखा है। छोटा प्रश्न आए कि भारत में भाषा परिवार का वर्गीकरण कितने भागों में कर रखा है? तो 4 भागों में कर रखा है। एक है आस्ट्रिक, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चिनी तिब्बती और चौथा है भारतीय यूरोपीय आर्य। ये 4 भागों में भाषा परिवार का हमने वर्गीकरण किया। अब यहाँ से छोटा प्यारा क्वेश्चन कि इसमें आपको पूछे कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा परिवार के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं? तो उसका आंसर होगा आपका भारतीय यूरोपीय आर्य, जिसके लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। और सबसे कम की अगर बात आई कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन सा है, तो वो भाषा परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती, जो सबसे कम बोला जाता है। जबकि भारतीय यूरोपीय जो आर्य है वो सबसे अधिक, लगभग 73%, 73% जो है ये भारतीय यूरोपीय आर्य है। अगली बात करें हम धार्मिक संगठन, धर्म के आधार पर कितने अलग अलग हमारे देश के अंदर भाग है? तो हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं, ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं, सिख धर्म के लोग निवास करते हैं और जैन धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन प्यारा सा कि सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं? तो वो धर्म है आपका हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के लोग हमारे देश में सर्वाधिक निवास करते हैं। और अगर न्यूनतम की बात आई कि भारत में सबसे कम किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो उस धर्म की अगर बात करें तो वो धर्म कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म के लोग हमारे देश में सबसे कम निवास करते हैं। अगला है श्रमजीवी जनसंख्या के वर्ग। कितनी जनसंख्या ऐसी है जो काम करती है और उस काम के आधार पर, श्रम कार्य के आधार पर हमने जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में हमने बांटा है। ये 3 वर्ग है। सबसे पहला वर्ग है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरे श्रमिकों की बात करें हम तो वो है अश्रमिक। 3 कार्य के आधार पर जनसंख्या को हमने 3 भागों में बांटा है। और अगर मुख्य श्रमिक की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक दिन रोजगार मिलता है, 183 या उससे अधिक जिसको रोजगार मिलता है, तो वो कौन से श्रमिक होते हैं? मुख्य श्रमिक होते हैं, जिनको वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक समय तक रोजगार मिलता है। दूसरा जो है वो है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक वो होते हैं जिनको 183 दिन से कम, जिसको 183 दिन से कम दिनों तक रोजगार मिलता है, वो सीमांत श्रमिक होता है। और अगली बात करें हम अश्रमिक की, अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? अश्रमिक की श्रेणी में आते हैं। तो कार्य के आधार पर हमने
जनसंख्या को 3 वर्गों में श्रम के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा है। पहला मुख्य श्रमिक 183 दिन या इससे अधिक काम करता है। दूसरा सीमांत श्रमिक यानी 183 दिन से कम काम करता है। और तीसरा है अश्रमिक यानी जो बिल्कुल ही काम नहीं करता, वो अश्रमिक होता है। तो ये श्रमजीवी जनसंख्या है। अगली बात करें हम कि हमारे देश भारत में कितने लोग गांवों में निवास करते हैं और कितने लोग शहरों में निवास करते हैं। तो गांवों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, ग्रामीण संगठन की जो जनसंख्या है, उसका आंकड़ा 68.8% है। ये लोग गांवों में निवास करते हैं। और अगर ये नगरीय जनसंख्या की बात करें हम, तो नगरीय जनसंख्या लगभग 32% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। इसीलिए भारत को गांव की आत्मा वाला देश कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक लोग हमारे देश में कहां निवास करते हैं, गांव में। अगर यूएसए की बात करें हम, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहां पर सबसे ज्यादा लोग लगभग 75 से अबव 75% से अधिक जो लोग हैं वो लोग वहां पर नगरों में निवास करते हैं। हमारे देश में 68.8% लगभग 69% जो लोग हैं वो लोग हमारे देश में गांव में निवास करते हैं। अब कुछ कार्यक्रम हैं जो अच्छी तरीके से आपको याद करना है। BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इस अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी पानीपत से, हरियाणा से। पानीपत जो हरियाणा का एक जिला है, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हरियाणा का जो लिंगानुपात है हमारे देश में वो सबसे कम है। तो कम लिंगानुपात हरियाणा का, इसलिए हरियाणा से हमने क्या किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अभियान की शुरुआत की थी। और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की बात करें हम, राज्य की बात करें हम, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारत का जो राज्य है उसका नाम है केरल, जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें हम तो केरल का लिंगानुपात 1084 है, जबकि हरियाणा का जो लिंगानुपात है 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो वो 879 है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत है वो पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय युवा नीति की बात करें हम, जो फरवरी 2014 में लागू हुई थी, यानी युवा वर्ग जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष है, जिनकी आयु कितनी है 15 से 29 वर्ष की जो आयु वर्ग के लोग हैं उसको उनको राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक और है राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई। व्यक्ति के कौशल के आधार पर उसको कार्य मिले, अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य कर सके। सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का कौशल होता है, अपने कौशल के अनुसार वो व्यक्ति काम कर सके, इसके लिए सरकार ने अभियान चलाया, नीति लागू की थी, वो थी कौशल विकास उद्यमिता नीति। और है देखो जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं। अब यहाँ पर आपका एक बहुत प्यारा प्रश्न बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा काल है जिस काल में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। एक होता है ऋणात्मक वृद्धि और एक होता है धनात्मक वृद्धि। तो ऋणात्मक वृद्धि यानी जनसंख्या में कमी। तो 1911 से 1921 का जो काल है, इस काल में इस दशक में हमारे देश में ऋणात्मक जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में कमी हुई। ये भारत का पहला ही ऐसा का वर्ष है जिसमें जनसंख्या में क्या हुई, कमी हुई। अकाल पड़े, बहुत सारी महामारियां फैल गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से जनसंख्या में क्या आई थी, कमी आई थी। और अगर बात करें 1951 से 1981 की बात करें हम, तो यह वह काल है जिस समय जनसंख्या में तेजी से विस्फोट हुआ, यानी जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी। जैसे हम वर्तमान की बात करें हम, तो हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। और अगर इस काल की हम बात करें
जब थी वो 2.2% थी। बहुत तेज गति से जनसंख्या का विस्फोट हुआ, बहुत ही तेजी से जन्म है वो, यहाँ पर बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं आ गई थी, महामारियों के लिए टीके लगने शुरू हो गए थे, इससे पहले ये सिस्टम नहीं था। तो जो 1951 से 81 का जो काल है ये विस्फोट की अवधि कहलाता है, और 1911 से 21 का जो काल है ये ऋणात्मक वृद्धि का काल कहलाता है, क्योंकि इस समय हमारी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में। भारत की जनसंख्या के जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, अच्छी तरीके से इनको अपने नोट्स फॉर्म में उतार लो, और जल्द ही आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, तो बोर्ड की परीक्षा के लिए अच्छी तरीके से इनको आप याद कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।